हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू अगेन सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुडियानी। जैसा कि बेटा हमने प्रीवियस पार्ट के अंदर डिस्कस कर चुके थे फॉर्मल चार्ज को और कोवलेंट बॉन्ड को। आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं वो आपके पास है रेजोनेंस का, और उससे आगे हम वेस्पर थ्योरी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर है आपको। एक बार एडजस्ट कर देते हैं इसको। हाँ बिल्कुल सही है। मैं आपका केमिस्ट्री ट्यूटर विवेक यादव। आज बेटा हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रेजोनेंस। आज हम रेजोनेंस के बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ जो हमारे पास वेस्पर थ्योरी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वेस्पर थ्योरी, तो सबसे पहले हम आपके सामने जो डिस्कस करना चाह रहे हैं वो आपके पास है रेजोनेंस। अगर एक सीधी सी बात देखी जाए, रेजोनेंस एक हाइपोथेटिकल फिनोमेना है, मतलब एक लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर की हुई चीज़ नहीं है। रेजोनेंस क्यों की जाती है, सबसे पहले हम ये सीखते हैं। क्योंकि रेजोनेंस कोई मॉलिक्यूल है उसकी स्टेबिलिटी के लिए की जाती है, ठीक है, ताकि मॉलिक्यूल स्टेबल रहे। क्योंकि आपको पता है कोई भी एलिमेंट हो, जब पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट के बारे में बात करते हैं तो वो भी ये सोचता है कि मैं स्टेबल रहूँ। तो इसी तरह जो हमारे कंपाउंड हैं, ठीक है, तो वो भी क्या सोचते हैं कि हम अपना आप में क्या हो, स्टेबल हो। तो स्टेबल करने के लिए हम एक नई टर्म लेकर आते हैं केमिस्ट्री में, रेजोनेंस। ठीक है। दूसरा, रेजोनेंस के बारे में कुछ और ज़्यादा डिटेलिंग में हम डिस्कस करेंगे, जो हम लास्ट में आपको वो हाइड्रोकार्बन चैप्टर करवाएंगे ना, या सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वहाँ पे भी हम इसको और ज़्यादा डिटेलिंग करेंगे। यहाँ पे सिर्फ जनरल आइडिया लेंगे आज हम। सबसे पहले हमने ये पता कर लिया कि रेजोनेंस क्या है। रेजोनेंस एक हाइपोथेटिकल फिनोमेना है, क्योंकि हम एक स्ट्रक्चर से उसको अच्छी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो उसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बना के हम उस चीज़ को स्टेबिलिटी करना चाहते हैं उसकी। ठीक है, तो वही हमने बताया है। रेजोनेंस क्या है? द फिनोमेना एज ए रिजल्ट ऑफ विच मॉलिक्यूल कैन बी एक्सप्रेस। एक मतलब जो एक तरीका है, एक जरिया है जिससे हम इसको एक्सप्रेस करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल को इन ए डिफरेंट फॉर्म, अलग अलग फॉर्म के अंदर। नन ऑफ विच कैन एक्सप्लेन ऑल दिस प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब जिसमें हम क्या करते हैं, अकेले एक से हम उसकी प्रॉपर्टी को अच्छी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, तो उन रेजोनेटिक स्ट्रक्चर से हम उसके अंदर स्टेबिलिटी लेकर आते हैं। ठीक है, तो वही आपके पास क्या होता है, रेजोनेंस होता है। फिर जैसे मान लो मैं रेजोनेंस को कैसे दिखाते हैं, जैसे मान लो मेरे पास ये बेंजीन है। मैं एक एग्जांपल की बात करता हूँ, ये मेरे पास बेंजीन है। जब भी हम रेजोनेंस दिखाते हैं तो हम एक ऐसी डबल हेडेड एरो का यूज करते हैं, और वो भी मैं कंडीशन आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी कंडीशन है जब आप रेजोनेंस कर सकते हो। तो पहले देखो, मैं एक जनरल सा देता हूँ। यहाँ पे मैंने बॉन्ड को यहाँ रोटेट कर दिया, इसको यहाँ रोटेट कर दिया, और इसको यहाँ रोटेट कर दिया। उसके बाद देखो ये स्ट्रक्चर क्या बन गई, हमने क्या लिया था, बेंजीन लिया था। ये बेंजीन की स्ट्रक्चर होती है। इस बॉन्ड को यहाँ कर दिया तो देखो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, ये बॉन्ड यहाँ रोटेट कर दिया, यहाँ बॉन्ड आ गया, ये बॉन्ड यहाँ रोटेट कर दिया, ये बॉन्ड आ गया। तो दैट विल बी द टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और इसी के अंदर मैं अगर इसकी बारे में बात करूं, मैंने स्ट्रक्चर को ऐसे भी कर दिया, डॉट 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 ऐसे कर दिया। ठीक है, तो ये होगी इसकी रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं इसको। ठीक है, तो क्योंकि हमारे पास नेक्स्ट टर्म यही हमारे पास रेजोनेंस हाइब्रिड। तो इन कंट्रीब्यूटिव स्ट्रक्चर का एक ओवरऑल जो स्ट्रक्चर बना दिया हमने, वो क्या होगी, रेजोनेंस हाइब्रिड। जैसे आप सीड्स भी लेते हो तो हाइब्रिड सीड्स आते हैं ना, तो हाइब्रिड सीड्स कैसे बनते हैं, दो तीन जो डिफरेंट क्वालिटी के सीड्स हैं उनको मिला के एक अलग से एक अच्छा भी सीड्स तैयार किया जाता है। तो इसी तरह हम इन संस्करण को मिला के हमने तैयार कर लिया, ये रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया आपके पास। ठीक है। दूसरा, द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, क्योंकि ये इसकी एक्चुअल स्ट्रक्चर है, ये क्या है, इसकी एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड। जो रियलिटी की जो स्ट्रक्चर है उसकी, क्योंकि रियलिटी स्ट्रक्चर में हम ये दिखाते हैं, ये तो उसकी स्टेबिलिटी करने के लिए, स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए उसके अंदर जो रोटेशन करते हैं, रोटेशन किसका हो सकता है, डबल बॉन्ड का हो सकता है। रोटेशन अकॉर्डिंग जो कंडीशन हम बताएंगे, भाई लोन पेयर होगा वहां आप रोटेशन करवा पाओगे, कैसे करेंगे वो भी हम जानेंगे इसी के अंदर। तो सबसे पहले हमने दो टर्म ही सीखी है, तो हम एक सिंगल स्ट्रक्चर से एक चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, उसकी डिफरेंट स्ट्रक्चर से उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है। दूसरी जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो रेजोनेंस हाइब्रिड है आपके पास। ओके।
उसके बाद यहाँ पे पहले मैं तीनों टर्म क्लियर कर देता हूँ आपको क्या क्या है। एक आपके पास इसमें आएगी रेजोनेंस एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी। तो रेजोनेंस एनर्जी क्या है, एनर्जी डिफरेंस है किसका, द डिफरेंस इन द एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल कंट्रीब्यूटिंग, क्योंकि ये जो मैंने बनाई है ये मेरे पास क्या है, इसकी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है और ये रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। तो द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर और रेजोनेंस हाइब्रिड जो स्ट्रक्चर है, इनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं आपके पास रेजोनेंस एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी। अगर आप बेंजीन के बारे में देखेंगे तो बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी होती है 150 किलो जूल मोल इनवर्स। और ध्यान रखेंगे ये बात एक आपके पास एक बुलेट पॉइंट के रूप में ध्यान रखेंगे, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ रेजोनेंस एनर्जी मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ हाइब्रिड। अगर जितनी ज्यादा जो आपके पास रेजोनेंस एनर्जी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी आपके पास स्टेबिलिटी होगी किसकी, ऑफ हाइब्रिड। क्योंकि हाइब्रिड ये क्या थी, ये तो एक्चुअल स्ट्रक्चर है ना हमारे पास, तो उतनी ज्यादा उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, तो तीन बुलेट पॉइंट्स ध्यान रखेंगे। सबसे पहले रेजोनेंस एक हाइपोथेटिकल फिनोमेना है जिसके अंदर हम क्या एक्सप्रेस करते हैं, किसी मॉलिक्यूल एक्सप्रेस करते हैं डिफरेंट फॉर्म के अंदर, नन ऑफ विच कैन एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टी, मतलब एक सिंगल एक से हम उसकी सारी प्रॉपर्टी को बता नहीं सकते। तो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में हम रोटेशन करके उसको स्टेबिलिटी के अंदर लेकर आते हैं। और एक बात ध्यान भी देंगे यहाँ पे, जैसे ही अगर इनकी एनर्जी की बात करें तो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर और रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर की बात करें तो इन कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर की एनर्जी वैल्यू ज्यादा होती है कंपैरिजन टू इसके। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है, ओवरऑल जो भी आपके पास मॉलिक्यूल है वो पूरे मॉलिक्यूल के अंदर क्या हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है। जो रोटेशन है वो पूरे मॉलिक्यूल, अब पूरे मॉलिक्यूल में रोटेशन है तभी तो मैंने डॉटेड बॉन्ड को सर्कल को पूरा कर रखा है। जैसे मान लो एक डॉटेड सर्कल को ऐसे छोड़ दूं तो इसका मतलब ये पूरा रोटेशन नहीं है, ये बीच में कट हो गया। और अगर मैं मान लो ऐसे करता हूं तो इसका मतलब मेरा जो रोटेशन है वो पूरा कंप्लीटली है, पूरा का पूरा घूम रहा है, तो इसमें पूरा घूम रहा है आपके पास। तो जो एनर्जी है वो अगर आप सीधी सी बात बताएं आपको कि जैसे ये मतलब कोई चीज ऐसे घूमेगी तो इसका मतलब उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा रोटेशन है आपके पास, तो इसकी वैल्यू जो आपके पास है, जो इसकी वैल्यू होती है कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर की वैल्यू इस हाइब्रिड स्ट्रक्चर की वैल्यू से क्या होती है, ज्यादा होती है। तभी तो देखो यही लिखा ना, यहाँ पे भी करते हैं कि मोस्ट स्टेबल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर मतलब इसकी एनर्जी ज्यादा है किससे, इस रेजोनेंस से हाइब्रिड स्ट्रक्चर से ज्यादा है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये हमने सीखा आपके पास कैसे रेजोनेंस में है, एक बार हमारे पास काम है। तो जैसे हमने जाना ये 3 बुलेट्स पॉइंट्स, रेजोनेंस, रेजोनेंस हाइब्रिड और रेजोनेंस एनर्जी। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं उसके अंदर कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जब आप रेजोनेंस कर सकते हो। ये 3 बुलेट्स पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए हैं, ये बातें ध्यान रखनी है आपको, कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जब आप रेजोनेंस कर सकते हो। जैसे देखो डबल सिंगल डबल ऐसी कंडीशन दिखे आपको, डबल सिंगल डबल ऐसे, अगर कंजुगेशन में इसको बोलते हैं कंजुगेशन, भाई कंजुगेशन बोले देखो डबल है फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल ऐसे चलता रहेगा आगे, पहली कंडीशन। दूसरी डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज, डबल सिंगल है पॉजिटिव चार्ज वैसे। तीसरी कंडीशन डबल सिंगल और फिर लोन पेयर हो, मान लो लोन पेयर होगा तो इसका मतलब वहां पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे कर सकते हो डबल सिंगल और फिर क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो, डबल सिंगल और क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो, डबल बॉन्ड और सिंगल फिर वहां पे क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो, डबल सिंगल बॉन्ड और वहां पे क्या हो, लोन पेयर हो, डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज हो, डबल सिंगल डबल ऐसे। तो ये ऐसी कंडीशन अगर आप दिखती है आपको तो वहां पे रेजोनेंस होने के 100% चांस है। कैसे चांस है, 100%। ये कंडीशन ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, तो अब तक जो हमने 3 चीजें सीखी है, एक तो हमने पता लगा भी जितनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी है उतनी स्टेबिलिटी। क्यों पढ़ रहे रेजोनेंस को, हम मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी के लिए पढ़ते हैं बेटा। ठीक है, और ये कैसा फिनोमेना है, हाइपोथेटिकल फिनोमेना है। ये बातें भी हमारे पास क्लियर हो गई है। अब देखो कैसे ये कंडीशन से मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूं। देखो ये एग्जांपल मेरा उसी से मैच कर रहा है बिल्कुल। हाँ देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, तो ये पहली वाली कंडीशन इसको फॉलो कर रही है ना। जैसे बेंजीन रिंग मैंने बनाई तो वही तो कंडीशन है, डबल बॉन्ड आ गया फिर सिंगल आ गया फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल सिंगल। इसका मतलब ये रेजोनेंस की कंडीशन के लिए सेटिस्फाइड है। यहाँ रेजोनेंस हो सकती है, रेजोनेंस हो सकती है आपके पास। ठीक है,
दूसरा हम और भी एग्जांपल करते हैं, जैसे मान लो अभी हमने कल आपको कार्बोनेट करवाया था ऐसे, देखो जो मैंने बातें बताई वो बिल्कुल ऐसे आपको नजर आएंगे आपको इसके अंदर। अब देखो ये कंडीशन वो आ गई ना, डबल सिंगल लोन पेयर, मतलब लोन पेयर है तो ऑटोमेटिक यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव चार्ज रहा है आपके पास, तो एक ही बात समझ लो इस दोनों को ये आपके पास, ठीक है। तो देखो डबल सिंगल लोन पेयर भी और नेगेटिव चार्ज भी, इसका मतलब रेजोनेंस हो सकते हैं, करवाओ रेजोनेंस। इस पेयर को हम यहाँ शिफ्ट करेंगे, इसको हम ऊपर की तरफ जाएगा आपके पास, तो देखो क्या स्ट्रक्चर बन जाएगी। दो स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए रेजोनेंस के बीच में ये डबल हेडेड साइन का रिप्रेजेंटेशन देते हैं। अब देखो क्या हो गया, ये बॉन्ड तो ऊपर चला गया, इसका मतलब ये तो सिंगल हो गया, ये तो क्या हो गया सिंगल। ये लोन पेयर यहाँ आया है तो इसका मतलब ये बॉन्ड बन गया बेटा, ये ऑक्सीजन ऐसे कैसा। और एक बात ध्यान रखेंगे, जब भी हम रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाते हैं तो जितने एटम है उतने एटम रहेंगे स्ट्रक्चर के अंदर, जितने नेगेटिव चार्ज है उतने नेगेटिव चार्ज रहेंगे, जितने लोन पेयर है उतने लोन पेयर रहेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि दूसरी स्ट्रक्चर बन के आए उसमें लोन पेयर कम हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितने फर्स्ट स्ट्रक्चर में है उतने सेकंड में मिलेंगे, या इसकी कितनी भी स्ट्रक्चर बना लो सबके अंदर एक ही बात रहेगी, जितने नेगेटिव उतने नेगेटिव, जितने पॉजिटिव उतने पॉजिटिव चार्ज, जितने लोन पेयर उतने लोन पेयर, जितने एटम उतने एटम रहेंगे, ठीक है। जैसे देखो इसमें 1 2 3 एटम है तो यहाँ पे मेरे पास कितने एटम आ रहे हैं, ये मैंने यहाँ पे थोड़ी चेंजमेंट किया, ये यही किया था ना इधर। अब देखो वही रहेगा बिल्कुल मेरे पास, पहली स्ट्रक्चर के अंदर एक लोन पेयर, जैसे ये लोन पेयर यहाँ दिख रहे थे ना आपको, और यहाँ पे भी आपके पास इसके पास ऐसे है, क्योंकि ऑक्सीजन का 6 करेंगे ना तो 1 2 3 4 5 है, तो इसी तरह देखो अब यहाँ तो बॉन्ड बन गया, इसका मतलब ये पेयर तो बच गए, एक पेयर तो ये वाला बच गया लोन पेयर का, ठीक है। अरे थोड़ा सा अच्छी तरह कर देते हैं, ये मैंने यहाँ पे कर दिया, हाँ ये 2 पेयर मेरे बच गए हैं, ये तो मैंने बॉन्ड बन गया, तो इसका मतलब 2 बच गए, वो दिखा दो यहाँ पे, ऐसे दिखा दिया। यहाँ क्या हुआ, 2 पेयर पहले से थे, 2 पेयर पहले से थे, ये बॉन्ड टूट गया, एक पेयर और आ गया नेगेटिव चार्ज। तो देखो वही बात है ना, पहले स्ट्रक्चर में भी कितने नेगेटिव थे, 2 नेगेटिव थे। थोड़ा इन सर्कल तो मैंने आपको समझाने के लिए किया था, ये पहले स्ट्रक्चर में भी 2 नेगेटिव थे, इसमें भी 2 ही नेगेटिव, ऐसे इसमें भी ऐसे ही लोन पेयर थे, इसमें भी ऐसे ही लोन पेयर है, बस बॉन्ड के रोटेशन से बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई है। अब डबल बॉन्ड यहाँ आ गया है और सिंगल यहाँ आ गया है। और स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो तो ऐसे कर लो, इसको यहाँ रोटेट कर देंगे, इसको यहाँ रोटेट कर देंगे, तो देखो क्या बन जाएगा आपके पास, बन जाएगा ऊपर तो ऐसे सिंगल बॉन्ड, ये ऐसे का ऐसा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये भी सिंगल बॉन्ड, और यहाँ डबल आ जाएगा आपके पास। तो इसको मैंने ऐसे कर दिया अभी, ठीक है। तो इससे ये बन गई, तो 3 स्ट्रक्चर बनेगी इसके अंदर, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड आपके पास, ठीक है। तो ये ऐसे आप बनाते हो इसके अंदर, तो ये सारी चीजें सेम रहेंगी इसमें, जितने लोन पेयर उतने लोन पेयर, जितने नेगेटिव चार्ज उतने नेगेटिव चार्ज, जितने एटम उतने एटम रहेंगे, ठीक है। तो एक तो हमने ये सीखा, देखो ऐसे कर लेते हैं बनाने के लिए स्ट्रक्चर को, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर। और सीखते हैं, देखो CO2 मॉलिक्यूल है मान लो, ये CO2 आपके पास, ठीक है। अब इसके अंदर भी कर सकते हैं ना रेजोनेंस, इसके अंदर कैसे करेंगे वो अभी बताते हैं। देखो कंडीशन के लिए मान लो मैं इस बॉन्ड को ऐसे कर दूं शिफ्ट, पहले हमने शिफ्ट कर दिया इसको, तो यहां तो सिंगल हो गया, ये कंडीशन हो गया आपके पास, ठीक है। अब वही है ना, देखो डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल लोन पेयर, पहले मैंने यहाँ पे कोई साइड कर सकते हो आप इसमें, ठीक है। अब देखो अगर आप बना सकते हो इसके अंदर चेंजमेंट, आप अपनी तरफ से जो करना चाहो वो कर सकते हो। जैसे मान लो इसको इधर कर दिया, इस बॉन्ड को यहाँ पे कर दिया, तो एक स्ट्रक्चर आपके पास बन गई। क्या बन गया आपके पास भाई, यहाँ पे डबल से क्या हो गया, सिंगल हो गया, सिंगल कर दिया। ये पेयर देखो, ये 2 बिंदी जो 2 एक पेयर आता है ना तो एक बॉन्ड बन जाता है, क्योंकि एक बॉन्ड जो है वो 2 डॉट से मिलकर बनता है, तो दोनों की दोनों डॉट यहाँ आ गई, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। यहाँ पे पहले जो थे वो एज इट इज बच जाएंगे। और ध्यान रखना ये एक्स्ट्रा पेयर हमने ट्रांसफर कर दिया, अब चार्ज नहीं रहेगा, क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा पेयर आ गया तो अब चार्ज नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और ये पेयर आ गया आपके पास, ठीक है। तो ये रेजोनेटिव स्ट्रक्चर किसकी बन गया आपके पास, CO2 मॉलिक्यूल की, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, फर्स्ट सेकंड और थर्ड आपके पास, ठीक है। और बना के देखते हैं, देखो
मान लो आपके पास ही है, थोड़ा चलो ये ले लो, सल्फेट ये ले लिया मान लो, नेगेटिव चार्ज बनाओ इसके अंदर। देखो ये वाला पेयर जो है ये यहाँ ट्रांसफर करेंगे, ये यहाँ चला जाएगा, ये सिंगल हो गया। ये ध्यान कर लेंगे, यहाँ पे पेयर तो आप लगा लेंगे, यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। ये जो जैसे के थे वैसे के वैसे रहेंगे, ये ऊपर बिल्कुल नहीं किया, ठीक है। तो ये फर्स्ट थी, ये क्या बन गई इसके अंदर, सेकंड बन गई। क्या बन गई, ये सेकंड बन गई, फर्स्ट ये सेकंड बन गई। ओके, बिल्कुल आसान है, बस रोटेशन आना चाहिए आपको। उसके बाद देखो सेकंड के बाद इससे कौन बना सकते हैं, नेक्स्ट बना लो इससे ये कर लो, यहां से यहां वही कंडीशन है, लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल है डबल। तो देखो यहाँ बन जाएगी, ये सिंगल हो गया, ये तो पहले था जैसे का जैसे रह जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा क्योंकि ये पेयर इधर आ गया, अब यहाँ सिंगल हो जाएगा, ये जैसे था वैसे का वैसे रह जाएगा। अब और बना लो एक और, इसका मतलब इस डबल हमेशा स्ट्रक्चर में दो डबल बॉन्ड रहेंगे, दो सिंगल। तो देखो इसमें दो डबल दो सिंगल है। अब और कहाँ कर सकते हो आप, और ये वाली स्ट्रक्चर तो एज इट इज हो जाएगी क्योंकि 1 2 3 एक और बच गया आपके पास। एक और करने के लिए अगर इस साइड में डबल बॉन्ड, हाँ ये ले लो, इधर नेगेटिव, ये इधर कर दिया, ये इधर कर दिया, तो ये देखो क्या बन गया, हाँ ऊपर तो सिंगल है, यहाँ पे भी सिंगल, यहाँ पे भी सिंगल, यहाँ डबल आ गया, बस ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर बन गया। हम इस चीज को मैं ऐसे दिखा सकता हूँ, ये सल्फेट था आपके पास, कौन था, सल्फेट, जो क्या होता है SO4 नेगेटिव। या मैं स्ट्रक्चर को ऐसे दिखा सकता हूँ ओवरऑल, जैसे ऐसे करके मेरे पास कर दिया मैंने, और नेगेटिव चार्ज देखो ऐसे ऐसे यहाँ यहाँ यहाँ, ओवरऑल जो 2 नेगेटिव चार्ज थे मेरे पास ऐसे स्प्रेड। तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड है इसकी स्ट्रक्चर, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज यहाँ इस ऑक्सीजन के पास भी गया, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, सब जगह पे। तो दैट विल बी द रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। और मैंने ओवरऑल चार्ज है ना, इस ओवरऑल चार्ज को दिखाने के लिए ऐसे बड़ी ब्रैकेट करके और बाहर 2 नेगेटिव लिख दिया ऐसे, ठीक है। तो ये इसकी रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, ये इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर की 1 2 3 और 4। तो नेगेटिव चार्ज है वो इस चारों ऑक्सीजन पे ऐसे स्प्रेड आउट हो रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, और ये इसकी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है 4। ओके, तो ऐसे हम कोई भी आपके पास एग्जांपल हो उसकी आसानी से हम जो भी स्ट्रक्चर है उसको आसानी से रेजोनेंट स्ट्रक्चर को बना सकते हैं, ठीक है। तो ये रेजोनेंस का था, इस पे प्रैक्टिस आप कितने भी कर सकते हो, बहुत से एग्जांपल हो सकते हैं, कितने भी एग्जांपल कर लो इस पे, ठीक है। तो ये तो छोटा टॉपिक था। अब हम आगे नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट वेस्पर पे करते हैं, इसके अंदर वेस्पर थ्योरी करवाते हैं आपको, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये क्लियर आउट होगा, पर देखिए ध्यान से इसको, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछे। अब देखो नेक्स्ट में हमारे पास है वेस्पर थ्योरी। इसका मतलब होता है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। और दूसरा वेस्पर थ्योरी मतलब जो भी ज्योमेट्री पर्टिकुलर भी जो भी आपके पास सबस्टांस है उसकी देती है, तो ये होती है कि भाई जिसमें मिनिमम से मिनिमम रिपल्शन हो, इलेक्ट्रॉन इस टाइप से स्टे करें उसके अंदर रहें ताकि रिपल्शन कम से कम हो और मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी रहे, ठीक है। और जो डेवलप की थी वो किसके द्वारा की थी, गिलेस्पी और नीलोम्स के द्वारा 1957 के अंदर जो वेस्पर थ्योरी दी गई थी वो इन साइंटिस्ट के द्वारा दी गई थी। दूसरा मेनली इस थ्योरी का मोटिव क्या है, क्योंकि जब भी हम इस कोई भी थ्योरी को पढ़ते हैं तो उसका मेन मोटिव क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे देखो मैं इस चीज को कैसे एक्सप्लेन कर पाऊँ, जैसे एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ मैं, देखो ये मैंने लिख दिया, ये जैसे कोई स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसका अंदर एक डॉट किसका है, कार्बन का है, एक किसका हाइड्रोजन का, इसी तरह कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, एक ज्योमेट्री बन गया हमारे पास।
ठीक है। तो कहता है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टे फॉर अवे फ्रॉम ईच अदर, मतलब एक दूसरे से ऐसे थोड़ा दूर से रहे, ठीक है, ईच अदर सो दैट रिपल्सन बिटवीन फाउंड टू बी मिनिमम। और रिपल्सन मतलब ज्यादा रिपल्सन होगा तो इसका मतलब ये रिपल्सन बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी इसके अंदर, क्योंकि एक दूसरे ऐसे मान लो दो चीजें ऐसे और रिपेल करेंगे तो ऐसे दूर चली जाएंगी, और जब बॉन्ड लेंथ कमजोर हो जाएगी तो बॉन्ड जल्दी टूटेगा। इसी तरह ये इस टाइप से स्टे करते हैं। और दूसरा ये ऐसा तो नहीं है कि भाई मान लो मैंने इतना दूर दूर, क्योंकि जब ये कार्बन और हाइड्रोजन का जैसे ये वाला पेयर ओवरलैप करेगा, जैसे कार्बन ने और जो हाइड्रोजन है ऐसे ओवरलैपिंग करेंगे तभी तो बॉन्ड बनेगा आपके पास। अब वो बात अलग है, इसके अंदर हम आगे पढ़ेंगे, इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन, जैसे इसका s ऑर्बिटल है, इसके p ऑर्बिटल है, कैसे कंबाइन करेंगे वो आगे हम जब जिसकी जो हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे तब आएंगी बातें। अभी के लिए ये बातें ध्यान रखें, जैसे इसका ये कार्बन और ये हाइड्रोजन दोनों ने ओवरलैप कर लिया तो ये बॉन्ड बन गया, इसी तरह ओवरलैप कर लिया बॉन्ड बन गया, ओवरलैप कर लिया बॉन्ड बन गया, ओवरलैप कर लिया ये बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो कहता है कि इस थ्योरी का अकॉर्डिंग ये कहता है इलेक्ट्रॉन इस टाइप से स्टे करे अवे फ्रॉम ईच अदर ताकि उसके अंदर मिनिमम से मिनिमम रिपल्सन हो, ठीक है, ताकि मॉलिक्यूल स्टेबल रहे। दूसरा, इस थ्योरी के कुछ साइलेंट फीचर हैं। क्या क्या फीचर है? सबसे पहले कहते हैं देखो ये जो इस मेरे पास सी है, ये मेरे पास है सेंट्रल एटम। ये क्या आपका सेंट्रल एटम, जैसे आपकी बॉडी का सेंटर क्या होगा, मान लो जैसे आपका हार्ट है, हार्ट पर्टिकुलर अगर आप काम करना बंद कर दे तो हमारी बॉडी के अंदर जो फंक्शन का वो स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह स्ट्रक्चर का जो हार्ट कौन है, कार्बन है, तो इस सेंट्रल एटम आपके पास, क्योंकि यही सेंट्रल एटम इस पूरी स्ट्रक्चर को एग्जिस्ट फॉर्म के अंदर रखता है, स्टेबिलिटी बनाए रखता है उसकी, क्योंकि ये बीच में नहीं होगा तो ये अटैच कैसे होंगे उसके साथ, ठीक है। तो सबसे पहले कहता है कि अगर सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय बॉन्ड, पहले देखो दो बातें बताता हूँ, ऐसी जो लाइनें होती हैं जैसे मान लो सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है या ट्रिपल भी हो सकता है, इनको बोलते हैं बॉन्ड पेयर। क्या बोलते हैं इनको? बॉन्ड पेयर। और अगर मेरे पास देखो मान लो मैं एक स्ट्रक्चर मेरे पास ये वाटर की बनाता हूं मैं ऐसे, तो यहाँ पे क्या है बॉन्ड पेयर, ये तो बॉन्ड पेयर है, और ये क्या है लोन पेयर है, ये क्या है लोन पेयर है। अगर सेंट्रल मेटल जो सेंट्रल मेटल एटम है या सेंट्रल एटम बात कर सकते हो आप, मेटल के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि पर्टिकुलर यहाँ पे नॉन मेटल भी हो सकती है, ठीक है। तो हम सेंट्रल एटम की बात करेंगे कि सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय बॉन्ड पेयर, अगर बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड है, इट्स ज्योमेट्री इज फाउंड टू बी सिमेट्रिकल। अगर कोई भी स्ट्रक्चर के अंदर सेंट्रल एटम सराउंडेड किससे है, सिर्फ बॉन्ड पेयर से है, तो वो ज्योमेट्री हमेशा कैसे होगी, सिमेट्रिकल होगी। कैसे होगी? सिमेट्रिकल, या उसको हम बोलते हैं, उसको हम किसके नाम से जानेंगे, रेगुलर ज्योमेट्री। कैसे ज्योमेट्री? रेगुलर ज्योमेट्री। और रेगुलर ज्योमेट्री में ये भी जान लेते हैं कि जो सेंट्रल एटम है उसके सराउंडिंग में जो एटम में है ना वो सेम होने चाहिए। वो कैसे होने चाहिए? सेम। एक बात और भी है हमारे पास, इस सेंट्रल एटम के सराउंडिंग के अंदर जो भी, जब मान लो हाइड्रोजन है तो एक जैसे एटम होने चाहिए, तभी वो रेगुलर ज्योमेट्री हो सकती है। तभी क्या हो सकती है? रेगुलर ज्योमेट्री। जैसे मान लो मैंने ऐसे कर दिया, मैंने लिख दिया जैसे SiCl4 तो एक रेगुलर ज्योमेट्री में आएगी, या मैंने लिख दिया SF6 ये रेगुलर ज्योमेट्री में आएगी, क्योंकि इस सेंट्रल एटम के सराउंडेड के अंदर जो भी एटम है वो एक जैसे ही हैं, ठीक है। और सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर कब होगी? जब इसके सराउंड में सिर्फ बॉन्ड पेयर होंगे। सिर्फ क्या होंगे? बॉन्ड पेयर। लोन पेयर कोई नहीं होगा। लोन पेयर वो होता है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ना कर रहा हो, ठीक है। तो पहली बात तो ये हो गया हमारे पास। दूसरा, इसी पॉइंट को मैं नेक्स्ट को चेंज करता हूं। आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि सेंट्रल एटम के सराउंडेड के अंदर सिर्फ क्या हो, बॉन्ड पेयर हो, वो स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल होती है और रेगुलर ज्योमेट्री की होती है। ओके, अच्छा, अगर मैं बोलूं इसमें इफ सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेल एज, या इसके अंदर बॉन्ड पेयर एज वेल एज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द ज्योमेट्री, ये फिर यहां से हो जाएगा स्टार्ट। अगर इफ सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय बॉन्ड पेयर भी हो और उसके साथ साथ क्या हो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द ज्योमेट्री फाउंड टू बी अनसिमेट्रिकल, ज्योमेट्री फाउंड टू बी अनसिमेट्रिकल। और वो कैसे बनती है? इर्रेगुलर ज्योमेट्री।
कैसी बनेगी, इरेगुलर। अगर आपका सेंट्रल एटम, देखो यही था, ये ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, तो इस सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में कौन है, ये तो क्या है, बॉन्ड पेयर, जैसे 2 बॉन्ड पेयर है और 2 क्या है, लोन पेयर है। लोन पेयर 1 2 कितने भी हो सकते हैं। तो ये ज्योमेट्री किसके अंदर आएगी, ये कैसी स्ट्रक्चर है, अनसिमेट्रिकल है। कैसी है ये, अनसिमेट्रिकल है, या इसको इरेगुलर ज्योमेट्री बोलेंगे। ये इरेगुलर स्ट्रक्चर, इरेगुलर शेप है इसका अंदर, ठीक है। तो जिसमें बॉन्ड पेयर लोन पेयर दोनों सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में, तो वो तो अनसिमेट्रिकल में आएगी। और अगर जिसमें सिर्फ सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में सिर्फ बॉन्ड पेयर हो, तो वो सिमेट्रिकल के अंदर आएगी। किसके अंदर आएगी, सिमेट्रिकल। तो आई थिंक हमें ये दोनों पॉइंट आ जाएंगे इसमें। देखो एक पहला पॉइंट था, एक सेकंड पॉइंट हो गया। उसके बाद कहता है द रिपल्सिव इंटरेक्शन ऑफ ऑर्डर इलेक्ट्रॉन पेयर। अभी कहता है कि सबसे ज्यादा रिपल्सन किसमें होगा, क्योंकि इस टाइप की स्ट्रक्चर के अंदर बॉन्ड पेयर भी आ गए, लोन पेयर भी आ गए, ठीक है, और सिर्फ बॉन्ड पेयर भी हो सकते हैं। तो इस एलपी का मतलब है, एलपी ट्रक मत समझ लेना, एलपी का मतलब लोन पेयर, लोन पेयर का रिपल्सन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन, और बॉन्ड पेयर का रिपल्सन। क्योंकि इस स्ट्रक्चर में सभी क्या है, इस स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करता हूं, तो इस स्ट्रक्चर में सिर्फ मेरे पास क्या है, बॉन्ड पेयर है। यहाँ इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सिर्फ बॉन्ड पेयर है। यहाँ पे क्या है, बॉन्ड पेयर भी है, लोन पेयर भी है, ठीक है। तो कहता है कि सबसे ज्यादा रिपल्सन किसमें होता है, लोन पेयर में, उससे कम लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, सबसे कम बॉन्ड पेयर में। इसीलिए तो स्ट्रक्चर को सिमेट्रिकल बोलते हैं, क्योंकि इसमें सबसे कम रिपल्सन होता है। और हमारा मेन मोटिव यही था कि हम स्ट्रक्चर को इस टाइप से एडजस्ट करें कि इलेक्ट्रॉन इस तरह से स्टे करें ताकि उसमें रिपल्सन क्या हो, मिनिमम हो। इसीलिए तो क्या है, सिमेट्रिकल, क्योंकि इसमें सबसे कम रिपल्सन है। सबसे ज्यादा रिपल्सन लोन पेयर करता है, फिर उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर का नंबर आता है, और सबसे लास्ट में आता है बीपी का मतलब बॉन्ड पेयर का, ठीक है। तो ये हमने पॉइंट्स आज डिस्कस कर लिए हैं इसके। अब हमारा जो नेक्स्ट, एक मिनट रुको, नेक्स्ट जो पार्ट होगा हमारे पास, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन भी कर लूंगा साथ के साथ, और कैसे डिफरेंट जो आपके पास शेप अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी है वो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज आप बस इतना ही करेंगे, ये हमारे साइलेंट फीचर तक, ठीक है। और रेजोनेंस जो आपके हमने करवाई है उससे बेस जो भी न्यूमेरिक जो एग्जांपल है वो करके देख लेना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।